निहालपुर नामक गांव में सविता अपनी दो बेटियों कुमकुम और कौशल्या के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो बाजार में सब्जी की दुकान लगाया करती थी। कुमकुम और कौशल्या अभी छोटी थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह जब सविता अपने घर वापस लौटी तो अपनी माँ को देख कुमकुम बोलती है, माँ, तुम्हें पता है कि गर्मी का मौसम है और गर्मियाँ कितनी बढ़ गई है। बिना कूलर और पंखे के तो जीना ही मुश्किल है। माँ, मेरी सभी सहेलियों के यहाँ कूलर लगा हुआ है। तुम भी अपने घर में किसी तरह का कूलर लगा लो ना। अगर घर में कूलर लग गया तो हम लोगों को काफी आराम मिलेगा। हाँ माँ, कुमकुम सही कहती है। हमें दोपहर में बहुत गर्मी लगती है। अगर हमारे घर में एक कूलर लग जाएगा तो हमें फिर ना बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी के दरवाजे के बाहर बैठने की। फिर हम भी अपने घर में बैठा करेंगे और अपने कूलर का आनंद लेंगे। आपको पता है, जो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो हमें अपने दरवाजे पर भी नहीं बैठने देती। कौशल्या की बात सुनकर सविता का चेहरा उतर जाता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अभी कौशल्या और कुसुम काफी छोटी थी, इसलिए सविता उन्हें क्या ही कह सकती थी। लेकिन फिर भी वो उन्हें समझाते हुए उन दोनों से कहती है, बेटा, तुम दोनों तो जानती हो कि मैं तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जैसे तैसे अपना घर चलाती हूँ और तुम लोगों का खर्चा उठाती हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत उधार मिल जाए तो मैं तुम दोनों के लिए कूलर खरीद कर ले आऊंगी। सविता की बात सुनकर उसकी दोनों बेटियां खुश हो जाती है। अब सविता दूसरे दिन अपने सेठ जी के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगी। देखो सविता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुम तो वैसे ही गरीब हो। अगर मैंने तुम्हें उधार दे भी दिया तो तुम लौटाओगी कैसे? हाँ, एक शर्त पर मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अगर तुम सब्जी बेचने जाने से पहले और रात को अपने घर जाने से पहले मेरे घर पर खाना बनाना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई का काम कर दो तो मैं तुम्हें उधार पैसे दे सकता हूँ। सविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कर दी। सविता ने सेठ जी से कुछ पैसे लिए और एक कूलर वाले की दुकान पर पहुंची और बोली, भैया, मुझे एक कूलर चाहिए। ये कूलर कितने का है? बहन जी, ये बड़ा कूलर है, बहुत ठंडा करता है घर को। 8,000 का है। नहीं भैया, मेरे पास 8,000 रुपए नहीं है, सिर्फ 5,000 है। आप ऐसा कीजिए कि वो छोटा वाला कूलर दे दीजिए। दुकानदार ने छोटा कूलर सविता को दे दिया। सविता वो कूलर घर ले आई और अपने घर पर लगा दिया। अब उसकी बेटियां गर्मी में कूलर चालू करके कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने लगी। तभी कौशल्या बोली, माँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे, इतनी ठंडी ठंडी हवा खाकर गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा। दोनों बेटियों को खुश देखकर सविता भी बहुत खुश थी, लेकिन दोनों बेटियों को पता नहीं था कि इसके पीछे सविता की कितनी कुर्बानियां हैं। अब सविता सुबह जल्दी उठती और सेठ जी के यहाँ जाकर झाड़ू पोछा कर खाना बनाती और अपनी सब्जियों को बेचने बाजार चली जाती और उसके बाद शाम को आती और खाना खाकर फिर सेठ जी के घर चली जाती और फिर सारा काम करती। वो बेचारी बहुत थक जाती थी, लेकिन अपनी बेटियों से कभी कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं और सविता की दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। सविता ने बहुत मेहनत करके लगभग उनकी हर ख्वाहिशें पूरी की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। अब दोनों ही कॉलेज में थी। एक दिन कुमकुम अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, बता, तुझे मुझसे क्या बात करनी है? जरूर तेरी नौकरी लग गई होगी। नहीं माँ, नौकरी नहीं लगी, और सच कहूँ तो मुझे नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि मेरे ही कॉलेज में कमल नाम का एक लड़का है। वो बहुत पैसे वाला है माँ, और वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। कल उसके घर वाले तेरे पास हमारी शादी की बात करने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है बेटा। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा जल्दी शादी कर रही है? मेरा मतलब है कि अभी तेरी उम्र पढ़ने लिखने की और अपना करियर बनाने की है, लेकिन तू अपना भविष्य देखने की बजाय शादी करने की कह रही है। माँ, अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो शादी करने में क्या बुराई है? आखिर शादी तो करनी ही है ना। बेटी की बात सुनकर सविता बिल्कुल चुप हो जाती है। वो अपनी बेटी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। अब अगले दिन कमल के घर वाले आते हैं और कुमकुम के घर वालों से शादी की बात कर लेते हैं।
जल्दी ही कुमकुम और कमल शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद कुमकुम अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभालने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कौशल्या और सविता याद करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन कुमकुम अपनी बड़ी सी गाड़ी से काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसे देख साफ जाहिर था कि उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के अंदर आती है और कैसी हो माँ, कैसी हो कौशल्या? हम तो अच्छे हैं बेटा, तू अपनी बता, तू कैसी है? दीदी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारे कपड़े भी कितने महंगे हैं। हाँ कौशल्या, ये प्योर बनारसी साड़ी है, बहुत महंगी है, पूरे 12,000 की है। लेकिन कौशल्या तुम्हारा घर तो कुछ भी नहीं बदला। ओहो, अभी तक यही कूलर चलता है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। वो क्या है ना कि अब मुझे एसी में रहने की आदत है, इसलिए मुझे कूलर में रहना अच्छा नहीं लगता। कुमकुम अपने बड़े और अमीर ससुराल में रहकर ये भूल गई थी कि उसका बचपन उसी घर में गुजरा है, जिस घर में आकर वो उस घर का मजाक बना रही थी। सविता और कौशल्या को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते। तभी एक बार फिर कुमकुम कहती है, कौशल्या अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देख और तू भी शादी करके अपने घर चली जा। हाँ दीदी, मेरी शादी की उम्र तो हो गई है, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई है। अगर मैं शादी करके चली गई तो माँ का कौन ख्याल रखेगा? हाँ, लेकिन तूने बड़ों से सुना तो होगा कि लड़की की असली जिंदगी उसके शादी के बाद शुरू होती है। दीदी जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है, और यदि ऐसा है तो मुझे अपनी असली जिंदगी शुरू करनी ही नहीं है। मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे माँ का सहारा बनना ही होगा। मैं माँ द्वारा किए गए संघर्ष को नहीं भूल सकती कि माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सविता दोनों बेटियों की सारी बातें सुन रही थी। तब वो बीच में बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर तुझे भी कोई लड़का पसंद आए तो तू भी अपनी बहन की तरह शादी करके खुश रहना। जाने तो माँ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा दीदी, ये बताओ कि आज तुम यहीं रुकोगी ना? कौशल्या, मैं रुक तो जाती, लेकिन तुम्हारे घर में सोने की जगह कहाँ है? इन पुराने गद्दे में और इस कूलर में तो मुझसे सोया ही नहीं जाएगा। मुझे तो नरम गद्दों की और एसी की आदत हो चुकी है। ठीक है बेटा, तू चली जाना, लेकिन खाना खाकर तो जाएगी ना? नहीं माँ, तुम्हें पता है कि इतने दिनों से मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, तो मुझे रूखा सूखा खाने की आदत नहीं रही। वैसे भी आज तो मैं अपने पति के साथ बाहर पार्टी में जा रही हूँ। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो सोचा तुमसे और कौशल्या से मिलते हुए चली जाओ। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। कुमकुम वहाँ से चली गई। सविता और कौशल्या को उसका व्यवहार बहुत बुरा लगता है। उसके जाने के बाद सविता बोली, बेटा, ये वही कुसुम है ना जो 20 साल पहले तक इसी घर में पली बड़ी। इससे पहले तो इसे इसकी माँ कभी भी इतनी गरीब नहीं लगी। खैर, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। अब वो अमीर हो चुकी है तो उसे उसकी गरीब माँ कहाँ से अच्छी लगेगी? जाने तो माँ, मैं हूँ ना, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। कौशल्या का कॉलेज पूरा हो चुका था और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। जल्दी ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई। वो अपने माँ के पास आई और बोली, हाँ, हमारे दुख के दिन दूर हो गए। अब देखना, मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दूंगी जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली। सविता बहुत खुश थी। अब कौशल्या को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है। वो अपनी माँ के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाती है और आराम से जीवन गुजारने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, कुमकुम रोते हुए उनके घर आती है। कौशल्या, मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सविता और कौशल्या को कुमकुम की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। तब सविता कहती है, बेटा, मैं खुद तेरे ससुराल जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। नहीं माँ, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने सोच लिया है, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है दीदी कि तुम हमारे ही साथ रहोगी? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी नौकरी भी जा चुकी है। अब हमें वापस उसी झोपड़ी में जाकर रहना होगा। फिर भला तुम हमारी उस छोटी सी झोपड़ी में रह लोगी? क्योंकि तुम्हें तो बड़े घर में रहने की आदत है, एसी रूम में रहने की, कारों से चलने की और अच्छा खाना खाने की आदत है। कुमकुम कौशल्या की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और कहती है,
मुझे माफ कर दे कौशल्या, मैं अपनी अमीरी के घमंड में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों से बढ़कर कोई भी अपना नहीं है। ठीक है दीदी, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी नौकरी नहीं गई है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हम तेरे पति पर केस करेंगे, उसे अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। तू अकेली नहीं है और ना ही हम पहले की तरह गरीब। तू सही कह रही है और मैं भी तेरी ही तरह सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर कमल पर केस कर देती है। कमल को जेल हो जाती है और कुमकुम भी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और उसकी भी नौकरी लग जाती है। उसके बाद उन दोनों को अच्छा लड़का मिल जाता है और वो दोनों शादी कर लेती है। लेकिन कुमकुम अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ती और अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है। इस तरह उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। शिवानी अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने कमरे से निकलती हुई अपनी नौकरानी को आवाज लगाती है, सुनीता कहाँ जा रही हो और मेरी कॉफी अभी तक आई क्यों नहीं? शिवानी की बात सुनकर सुनीता तुरंत अपने हाथ में कॉफी का कप लिए उसके आगे आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना छोटी मालकिन, वो आज थोड़ी सी देर हो गई आपकी कॉफी बनाने में। वो क्या है ना, आज मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए पहले मैं उसको दवाई दिलवाने गई थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। व्हाट नॉनसेंस यार, अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो तुम उसको यहाँ आने के बाद भी तो दवाई दिलवाने जा सकती थी ना। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस देर से पहुँचना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ मालकिन, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मैं भी मजबूर हूँ। मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ अगर मैं 5 मिनट लेट आ गई तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को 5 मिनट लेट दवाई दिलवाने ले जाती तो शायद वो इस दुनिया में ना रहती। सुनीता की बात सुनकर शिवानी कुछ नहीं कहती और अपनी कॉफी पीकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ शांति आती है और सुनीता का उदास और उतरा हुआ चेहरा देख सवाल करती है, क्या हुआ सुनीता, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? सुनीता शांति की बात सुनकर उसको सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर शांति सुनीता से कहती है, सुनीता तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर शांति अपने कमरे में जाती है और कुछ पैसे अपने हाथों में लिए सुनीता के पास आकर उसके हाथ में थमा देती है। मालकिन ये क्या, ये पैसे मुझे क्यों दे रही है? अगर छोटी मालकिन को पता चल गया कि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो वो बेकार में ही भड़क जाएंगी। उसे बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताने वाली। अगर तुम बताओ तो इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी सुनीता 500 रुपये बहुत ज्यादा रकम नहीं होती। मैं शिवानी को कह दूंगी कि मैंने वो पैसे कहीं खर्च कर दिए। शांति की बात सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सुनीता शांति के वो दिए हुए पैसे अपनी साड़ी के पल्लू की पोटली में बांध लेती है। अब शाम को जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी अपने दरवाजे पर बैठी मूली को तोड़ रही थी। कविता बेटा, तुम मूली क्यों तोड़ रही हो? मैं आ तो रही थी, फिर तुम्हें घर से बाहर निकलकर ये मूली तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, मेरी तबीयत मुझे ठीक लग रही थी तो मैंने सोचा कि आप जब रात को देर से आएगी तो खेत से मूली तोड़ेगी, फिर खाना बनाओगी। इससे अच्छा ये है कि जब तक आप आती तब तक मैं इन मूली को तोड़कर घर में रख लेती। बेटी की बात सुनकर सुनीता कविता को गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी घर के पीछे बने चूल्हे पर मूली के पराठे बनाकर एक साथ खाना खाते हैं। इस खेत की रसोई में मूली के पराठे बनाकर खेत में ही खाने में कितना मजा आता है ना माँ। आसपास चल रही ठंडी हवा और ये जुगनू के चमचमाहट के साथ साथ उनकी आवाज सच में दिल को बहुत सुकून देती है। तो सही कह रही है कविता, कुछ लोग तो इस खुशी से अनजान रहते हैं। वो इसलिए माँ क्योंकि भगवान उन्हें इतना कुछ दे देता है कि वो इंसान द्वारा बनाए गए सामानों में ही व्यस्त हो जाता है। वो कभी भी प्रकृति का लाभ नहीं उठा पाते। तू बहुत बूढ़ी दादी हो गई है, अब बातें बंद कर और खाना खाकर दवाई खा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे जल्दी से ठीक होकर खेत की रसोई संभालनी है ताकि हमने जो सोचा था वो पूरा हो सके, समझी? सुनीता की बात सुनकर कविता मुस्कुरा देती है और इस तरह वो दोनों माँ बेटी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुनीता बीमार हो जाती है।
अपनी माँ को बीमार देख कविता को बहुत दुख होता है और वो खुद से कहती है, पता नहीं भगवान हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। पहले मैं बीमार थी तो अब माँ बीमार पड़ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। कविता खुद से ये बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुनीता बीमारी की हालत में उठती है और घर से बाहर जाने लगती है, जिस पर कविता अपनी माँ को रोककर उससे सवाल करती है। माँ, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इतना तेज बुखार है। अरे खुद की हालत देखो जरा। देख बेटा, मेरा मालकिन के घर जाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ दिनों से बहुत लेट पहुंच रही हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। लेकिन माँ, तुम बीमार हो। एक काम करो, तुम आज घर में ही आराम करो। मालकिन के घर मैं चली जाती हूँ काम करने के लिए। सुनीता अब अपनी बेटी की बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद कविता अपनी मालकिन के घर जाती है और कविता को देख शिवानी उससे बोलती है, कौन हो तुम और इस तरह अंदर कैसे घुसी आ रही हो? छोटी मालकिन, दरअसल मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आई और उनके बदले मैं काम पर आ गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे घर में कभी तुम बीमार पड़ती हो तो कभी तुम्हारी माँ। ये चल क्या रहा है? और ये कोई धर्मशाला है क्या कि जब तुम्हारी माँ ना आए तो तुम आ जाओ? शिवानी अपनी भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है। कविता भी अब चुपचाप घर में काम करने लगती है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद जब सुनीता ठीक होती है और जब वो अगले दिन अपने काम पर जाती है तो शिवानी एक बार फिर सुनीता को फटकार लगाते हुए कहती है, देखो, तुम चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस घर में नौकरानी के तौर पर तुम ही चाहिए। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जगह तुम्हारी बेटी या तुम्हारे देर से आने की आदत नहीं चाहिए। अगर अगली बार तुम देर से आई या तुम्हारी जगह कोई और आया तो समझ लेना मैं क्या करूंगी। शिवानी की बात सुनकर सुनीता अपना सर हाँ में हिला आती है और अब वो घर का सारा काम करके अपने घर आ जाती है और सारी बात अपनी बेटी कविता को बताती, जो कि खेत की रसोई में खाना बना रही थी। अब अगले दिन सुनीता जल्दी अपनी मालकिन के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है, जिसे देख सुनीता उस चप्पल को हाथ में लिए खुद से कहती है, हे भगवान, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था क्या? अगर आज फिर मालकिन के घर पहुंचने में देर हो गई तो फिर वो मुझ पर चिल्लाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से ही निकाल दे। नहीं नहीं, मुझे जैसे तैसे करके उनके घर पहुंचना होगा। चप्पल तो बाद में भी सिलवा लूंगी। इतना बोलकर सुनीता अब टूटी हुई चप्पल अपने हाथ में लिए अपनी मालकिन के घर की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही देर में सुनीता जब अपनी मालकिन के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत दरवाजा खोलती है। सुनीता उस औरत पर ध्यान नहीं देती और सीधा अंदर जाने लगती है, पर तभी वो औरत उसे रोकते हुए कहती है, बहन जी, तुम इस तरह अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अरे तुम्हें किसी से काम है, किसी से मिलना है? बताओ तो सही। बहन, मैं इस घर में काम करती हूँ और मैं काम करने के लिए ही घर में जा रही हूँ। सुनीता ये बात कर ही रही होती है कि तभी शिवानी वहां आती है और सुनीता की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हारा देर से आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मेरी फटकार लगाने के बाद भी तुम नहीं सुधरी और देर से आने लगी। इसलिए अब मुझे इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा अभी क्लियर कर देती हूँ। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं कभी भी देर से नहीं आऊंगी। शिवानी सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसका हिसाब किताब कर उसके पैसे उसके हाथ में थमाकर उसे घर से जाने को कहती है, जिसके बाद बेचारी सुनीता आंखों में आंसू लिए उदास हताश हुए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। पर तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और अब सुनीता अपने पैरों को खो देती है। बेचारी कविता के पास उसकी माँ तो होती है, लेकिन वो पैरों से अपाहिज थी। अब कविता को ही अपनी माँ का इलाज और अपनी माँ की देखभाल करनी थी। कविता अगर बाहर जाती तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखता? बस यही सवाल उसके जहन में चल रहा था। तभी कविता की नज़र उसके खेत वाले रसोई में जाती है, जिसे देख वो खुद से कहती है, खेत वाली रसोई से माँ हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ बनाकर बाहर शेयर करूँ। क्यों ना मैं अपने खेत वाली रसोई शुरू करूँ और इस रसोई में ही कुछ अच्छा बनाकर रखूँ और बेचूँ। कविता को अपना खुद का ही आइडिया बहुत अच्छा लगता है
और अब वो ठीक वैसा ही करती जैसा उसने सोचा था। कविता अब अपनी माँ की मिली हुई तनख्वाह से कुछ खाने पीने का सामान लाती है और बाकी जो सब्जियाँ थी वो खुद उसके खेत में थी। इसके बाद अब कविता अपने खेत की रसोई में खाना बनाती है और अपने खेत के बाहर ही एक खाट पर उसे परोस कर रख देती है। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठी एक लड़की की नज़र कविता की खाट पर रखे खाने और कुछ पकोड़ों पर पड़ती है। अब जब वो लड़की बाहर निकलती है तो कविता उसे देख हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। मालकिन, आप मेरे घर के आगे? हाँ, मैं तुम्हारे घर के आगे। दरअसल जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे घर के आगे, सॉरी, तुम्हारे खेत के आगे इस खाने को देखा तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं इस खाने को टेस्ट करके देखूं, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। शिवानी की बात सुनकर कविता मुस्कुराती है और उसको अपनी खेत की रसोई का बना हुआ खाना परोस देती है। और जब शिवानी उस खाने को खाती है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है और अरे वाह, ये खाना तो बहुत लजीज है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से? मालकिन, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है और जब समय बीता तो मैं माँ से अच्छा खाना बनाने लग गई। ये तो मेरी माँ का सपना था कि मैं मेरे खेत वाली रसोई में खाना बनाकर उस खाने को बेचूं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग अपनी खुद की दुकान खोल सके। माँ आपके घर इसलिए लेट आती थी क्योंकि उन्हें मेरी मदद करने में थोड़ा टाइम लग जाया करता। कभी उनकी चप्पल टूट जाती तो कभी कुछ और हो जाता। पर शायद आप अमीर लोग इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि आप लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं। कविता की बात सुनकर शिवानी को अब बुरा लगता है, जिस पर वो कहती है, कविता, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया, लेकिन क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो मेरे रेस्टोरेंट में? माफ करना मालकिन, लेकिन मैं अपनी खेत की रसोई को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। तो ठीक है, आज से तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए अपनी खेत वाली रसोई में खाना बनाओगी। शिवानी का ये प्रपोजल उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हाँ कर देती है। अब इस तरह गरीब बेटी अपनी खेत की रसोई में खाना बनाती और शिवानी के रेस्टोरेंट में भिजवाती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ धीरे धीरे कविता की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और उसके हाथ का खाना भी फेमस हो जाता है।